एक उपराष्ट्रपति जो सेवा में थे और बीजेपी के लिए ही काम कर रहे थे। जहाँ तक देखने को मिला कि किस तरह संसद में लोगों को उन्होंने हाउस से बाहर निकलवाया, किस तरह से उनके खिलाफ लोगों विपक्ष ने एक मोर्चा बंद किया, तो उससे साबित था कि बीजेपी के लिए ही काम कर रहे थे। मगर बीजेपी पार्टी किसी का सगा नहीं है। बीजेपी ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं, मतलब इस्तेमाल करना जानती हो। जी, बीजेपी कोई ऐसा सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। तो ये बंदा चाहे कितना भी वफादारी करे, इनको राजनीतिक का शिकार बनाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को भी बताना चाहता हूँ, उपराष्ट्रपति को ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि उनको रिज़ाइन देना पड़ा? क्या उसको रिज़ाइन देने के बाद आपको पता है जो उसको सरकार से सुविधा मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी? उसको रिज़ाइन देने के बाद जो सरकार की तरफ से एक बंगला या घर अलाउट की जाती है, नहीं, वो कह रहे हैं कि मतलब तबीयत खराब, वो ये बता रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब थी, तो क्या उसका इलाज नहीं हो सकता? अगर तबीयत खराब थी तो इलाज भी तो हो सकता। सर, तबीयत तो मोदी का भी कई बार ख़राब हुआ है, कहाँ इस्तीफ़ा दे दिया है? तबीयत तो और कई बड़े मंत्रियों का ख़राब हुआ है। तबीयत खराब होना उसका उपराष्ट्रपति, कोई राष्ट्रपति नहीं था, उपराष्ट्रपति थे, तबीयत खराब होना उसको बेहतर ट्रीटमेंट देके इलाज कराया जा सकता है, या फिर उसको विदेश भेजा जा सकता है। इतना बड़ा तो आज कुछ महीने पहले तक हमने उनको देखा टीवी पे लाइव, अच्छे बात करते हुए देखा है, अच्छी चापलूसी करते हुए देखा है मोदी का। मगर असल में है क्या, मैं लॉजिक आपको समझाना चाहता हूँ, पॉइंट पे थोड़ा सा नोट कीजिएगा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि अभी बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव में बीजेपी पस्त है, मार खा रही है, इलेक्शन कमीशन तक को अपने फेवर में लगा दिया। किस तरह से लोगों के वोट के लिए SIR फॉर्म भराया जा रहा है, वोट को किस तरह से काटने की कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद भी बिहार की जनता इस बार बीजेपी को हराने का पूरा मूड बना ली है। इसकी प्लानिंग ये है कि किसी बिहार के बंदे को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, नीतीश भी हो सकते हैं, या कोई और बिहार के किसी ऐसे लीडर को बिहार का नाम से उपराष्ट्रपति बना दे। तो मोदी जी के हाथ में अभी बीजेपी खेल रही है, और ये धनखड़ जी जो है कहीं भी इस्तीफा नहीं दिया है। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सदर आलम जी ने जो बोला, ये सत्य बात है कि कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को देखते हुए उन्होंने धनखड़ जी को साइडलाइन किया है, और साइडलाइन करने के बाद ये इससे अब कुछ बिहार की जनता को नहीं होना। आज हमारे माइनॉरिटी के लोग सेफ्टी नहीं है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो। जैन साथियों, आज मैं बवाना विधानसभा क्षेत्र में हूँ। आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिला स्तरीय के, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से अभी जो आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में, गोदी मीडिया में आप देख पा रहे होंगे कि जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति थे हमारे देश के, उन्होंने अचानक से ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और ये बताई जा रही है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इन्हीं से जानेंगे, कांग्रेस के नेता से जानेंगे कि क्या ये सही है या फिर कुछ उनका किसी के दबाव में दिया गया है। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और हमें बताइए कि क्या और कैसे हुआ ये सब। जी, मेरा नाम सदर आलम है, मैं बवाना ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ। सर, एक्चुअली क्या ये बात हज़म होने वाली नहीं है कि एक उपराष्ट्रपति जो सेवा में थे और बीजेपी के लिए ही काम कर रहे थे। जहाँ तक देखने को मिला कि किस तरह संसद में लोगों को उन्होंने हाउस से बाहर निकलवाया, किस तरह से उनके खिलाफ लोगों विपक्ष ने एक मोर्चा बंद किया, तो उससे साबित था कि बीजेपी के लिए ही काम कर रहे थे। मगर बीजेपी पार्टी किसी का सगा नहीं है। बीजेपी ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं, मतलब इस्तेमाल करना जानती हो। जी, बीजेपी कोई ऐसा सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। तो ये बंदा चाहे कितना भी वफादारी करे, इनको राजनीतिक का शिकार बनाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को भी बताना चाहता हूँ कि सर, उपराष्ट्रपति को ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि उनको रिज़ाइन देना पड़ा? क्या उसको रिज़ाइन देने के बाद आपको पता है जो उसको सरकार से सुविधा मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी? उसको रिज़ाइन देने के बाद जो सरकार की तरफ से एक बंगला या घर अलाउट की जाती है, नहीं, वो कह रहे हैं कि मतलब तबीयत खराब, वो ये बता रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब थी, तो क्या उसका इलाज नहीं हो सकता? अगर तबीयत खराब थी तो इलाज भी तो हो सकता। सर, तबीयत तो मोदी का भी कई बार ख़राब हुआ है, कहाँ इस्तीफ़ा दे दिया है? तबीयत तो और कई बड़े मंत्रियों का ख़राब हुआ है। तबीयत खराब होना उसका उपराष्ट्रपति, कोई राष्ट्रपति नहीं था, उपराष्ट्रपति थे, तबीयत खराब होना उसको बेहतर ट्रीटमेंट देके इलाज कराया जा सकता है, या फिर उसको
विदेश भेजा जा सकता है। इतना बड़ा तो आज कुछ महीने पहले तक हमने उनको देखा टीवी पे लाइव, अच्छे बात करते हुए देखा है, अच्छी चापलूसी करते हुए देखा है मोदी का। मगर असल में है क्या, मैं लॉजिक आपको समझाना चाहता हूँ, पॉइंट पे थोड़ा सा नोट कीजिएगा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि अभी बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव में बीजेपी पस्त है, मार खा रही है। इलेक्शन कमीशन तक को अपने फेवर में लगा दिया। किस तरह से लोगों के वोट के लिए SIR फॉर्म भराया जा रहा है, वोट को किस तरह से काटने की कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद भी बिहार की जनता इस बार बीजेपी को हराने का पूरा मूड बना ली है। इसकी प्लानिंग ये है कि किसी बिहार के बंदे को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, नीतीश भी हो सकते हैं, या कोई और बिहार के किसी ऐसे लीडर को बिहार का नाम से उपराष्ट्रपति बना दे, ताकि बिहार के लोग सिंपैथी में बीजेपी को वोट दे दे। और बीजेपी इस बार बिहार चुनाव छल कपट से जीतना चाहती है, जो कि नामुमकिन है। बिहार की जनता इसको सबक सिखाएगी। तो एक बार यकीन है कि मतलब बिहार चुनाव में जो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार और बीजेपी जो भी गठबंधन चुनाव लड़ रही हार रही है? सर मैं एक चीज़ बता दूं, क्या मैंने आपसे क्या किया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ठगा नहीं। नीतीश को भी ठगने वाले, नीतीश को भी लात मारेगी। नीतीश कुमार जी का बेटा बार बार कह रहा है, इंटरव्यू दे रहा है कि हमारे पिताजी ही मतलब मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात बीजेपी ने कहा, ये बात वो भी ये भी कह रहा है कि JP नड्डा ने कहा, ये बात वो उसका बेटा ही कह रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह जी भी कह रहे हैं कि मतलब हमारे पिताजी बनेंगे मुख्यमंत्री। क्या लगता है, अगर चुनाव नहीं जीते तो मुख्यमंत्री कैसे बन पाएंगे? अगर चुनाव जीत गए फिर लगता है आपको कि मुख्यमंत्री वही बन पाएंगे? सर बीजेपी की आदत रही है किसी के नाम पे चुनाव लड़े। अब मध्य प्रदेश में देख लो, शिवराज जी के नाम से चुनाव लड़ी और CM किसी और को बना दिया। राजस्थान में देखिए, वसुंधरा राजे के नाम से चुनाव लड़ी, CM किसी और को बना दिया। नीतीश कुमार को ये धक्का मारेगी, ये कंफर्म है, लिख लीजिए। और नीतीश कुमार की इस पार्टी को भी ख़त्म कर देगी, क्योंकि बीजेपी ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। जो भी बीजेपी के साथ अलायंस पार्टनर थे उनके, उसको ख़त्म कर दिया। आप महाराष्ट्र में शिवसेना देख लीजिए, उसको 2 टुकड़े में बांट दिया। आप यूपी में अपना दल को देख लीजिए, उसको 2 टुकड़े में बांट दिया। और नीतीश की पार्टी को भी 2 टुकड़े में कोशिश की है बांटने की। कुछ साल पहले जब वो RJD में भाग के नीतीश कुमार आए थे, इनके एक खास लीडर को अपने फेवर में कर ली थी। और आज भी आप कह रहे हो ना कि बीजेपी के बड़े लीडर कह रहे हैं कि ये बनेंगे, क्या नाम है, नीतीश कुमार CM बनेंगे। बीजेपी के कई लीडर ये भी कह चुके हैं कि आप जो है ना सेंट्रल राजनीतिक में जाइए, बिहार बीजेपी के हाथ में दीजिए। ये भी बयान बीजेपी के कई नेता का आ चुका है, आप देख लीजिए सर्च करके। तो बीजेपी ये नीतीश कुमार को रास्ते से हटाना चाह रही है और बिहार की जनता को मूर्ख बनाने के लिए किसी बिहार के नेता को अप्रूव करके उपराष्ट्रपति बनाना चाह के, इसीलिए धनखड़ जी का इन्होंने इस्तीफा लिया है, वो दिए नहीं है। अगर आप नहीं यकीन है तो आप जाइए धनखड़ जी के घर पे, आप देख के आइए कि उनकी तबीयत में क्या हो गया, उनको कौन सी ऐसी डेंजर बीमारी हो गई जो वो पद से इस्तीफा देना पड़ गया। अरे आदमी मरने से पहले तो गद्दी छोड़ना नहीं चाहता। मोदी जी खुद देखो कवर में जाने वाले हैं, दूसरे लीडर को तो रिटायर कर दिया उन्होंने 70 साल की उम्र में, अभी खुद 75 के होने वाले, अभी तक रिटायर नहीं हो रहे। एडवाणी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जोशी को रिटायर कर दिया। तो आप ये बताइए, अभी आपने देखा होगा मेन स्ट्रीम मीडिया पे अभी जो RSS प्रमुख है मोहन भागवत, उसने भी कहा है कि 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई रिटायरमेंट लेने का नाम नहीं है। इसको कैसे देखते हैं आप? मेरा नाम इश्तियाक अहमद, मैं माइनॉरिटी ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। और देखिए धनखड़ जी जो इस्तीफा नहीं दिया है, ये आज पूरे हिंदुस्तान पे जो है पूरी तरह से मोदी जी हावी हो चुके हैं। और मोदी जी का हावी होना आज RSS की भी नहीं चल पा रही है, इसलिए RSS से भी कभी कभी मोदी जी को, और RSS के नेता का बयान सुनिए तो मोदी जी के खिलाफ रहता है। और बीच में भी सोशल मीडिया के माध्यम से आया कि मोदी जी इस्तीफा देने वाले हैं, मोदी जी इस्तीफा देने वाले हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी बीजेपी पे हावी हो चुके हैं। उन्होंने पहले ये किया, साइडलाइन करने के लिए जो वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने बीजेपी को सींचा, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, यानी जो भी उमा भारती वगैरह, जो अरुण जेटली वगैरह, इन लोगों को क्या किया कि इन्होंने 75 साल के नाम पे रिटायरमेंट दे दिया और मार्गदर्शन टीम बनाकर अलग कर दिया। और आज जो है जब वो खुद 75 साल के हो गए और जब 2000 यानी कि
2024 में उनको फिर दोबारा से जब सत्ता मिली तो उनका वो सारा कानून मार्गदर्शन टीम सब खत्म हो गया। तो मोदी जी के हाथ में अभी बीजेपी खेल रही है और ये धनखड़ जी जो है कहीं भी इस्तीफा नहीं दिया है। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष सदर आलम जी ने जो बोला ये सत्य बात है कि कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को देखते हुए उन्होंने धनखड़ जी को साइडलाइन किया है और साइडलाइन करने के बाद ये इससे अब कुछ बिहार की जनता को नहीं होना। आज हमारे माइनॉरिटी के लोग सेफ्टी नहीं है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, आज रोड पे उतरे हुए हैं। हमारे माइनॉरिटी के लोग जो है आज पटना की रैली आप देख लीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ऐतिहासिक रैली हुई है, पूरे बिहार के लोग आ गए। उनसे इनको खौफ है कि बिहार में हम जीतने नहीं जा रहे हैं। नीतीश जी ने जो माइनॉरिटी के साथ छलावा किया, आज तक माइनॉरिटी उनको सॉफ्ट समझता था, लेकिन माइनॉरिटी के साथ उन्होंने गद्दारी किया नीतीश जी ने, जिसके कारण आज नीतीश जी भी घबराए हुए हैं और नीतीश जी को धोखा मिलना हर हाल में तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी उठा के उनको भी मार्गदर्शन टीम और ठंडे बस्ते में डाल देंगे, घबराए नहीं। और माइनॉरिटी इस बार इस तरह का अपना रोल अदा करेगी पूरे बिहार में कि माइनॉरिटी दिखा देगी कि हम जिसे चाहें उसी की सत्ता रहेगी, हम जिसे ना चाहें, क्योंकि माइनॉरिटी पूरे बिहार में कम परसेंट नहीं, आप परसेंटेज देख लीजिए माइनॉरिटी का। और माइनॉरिटी का जो पटना में प्रोग्राम हुआ है उसके बाद मोदी जी खौफजदा हो गए हैं और आज सारे माइनॉरिटी के लोग और दलित को भी सोचना चाहिए, दलित को भी विचार करना चाहिए कि दलित भी कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के बाद उनका भी नंबर है और ये मोदी जी उनको भी बकसने वाले नहीं है, दलित को भी नहीं बख्शेंगे। आज हमारा नंबर है तो कल आपकी बारी है, आज हमारी बारी है तो कल आपकी बारी है। आप पहले हमें निपटने के चक्कर में लगे हुए हैं, बाद में आपको भी निपटेंगे। इसलिए माइनॉरिटी दलित को मिलकर इस बार बिहार में इनको मौकी देनी चाहिए, मैं यही कहूँगा। और ये धनखड़ जी से कुछ नहीं होना है, अगर थोड़ा बहुत अगर वो किसी बिहार के लोगों को उपराष्ट्रपति बना भी देते हैं तो उससे कोई बड़ा फर्क, मूड बन चुका है बिहार में। बिहार में कुछ भी तिगड़म चाहे चुनाव आयोग के माध्यम से कर ले, चाहे जिससे भी, माइनॉरिटी पूरी तरह से खफा है, चाहे वो सिख के लोग हो, चाहे वो बौद्ध के हो या जैन के हो या मुस्लिम अल्पसंख्यक हो। तो आप ये बताइए, बिहार में जैसा कि आप देख रहे होंगे मतलब कि प्रशांत किशोर बहुत मेहनत कर रहे, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर कुछ इम्पैक्ट रहेगा? सर प्रशांत किशोर कौन है, आप उसके बैकग्राउंड देखिए। वो मोदी जी को इलेक्शन कैंपेन इंचार्ज थे 2014 में और मोदी जी को पीएम बनाने में उसका एक योगदान था। उन्होंने नारा दिया था हर मोदी घर में मोदी। ठीक है, तो प्रशांत किशोर आज भी मोदी की बी टीम बन के बिहार में लोगों को गुमराह कर रही है। बिहार की जनता इस बार मूड बना ली है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या मोदी हो या कोई भी बड़ा तुर्रम खा। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है, अभी आपने देखा होगा मेन स्ट्रीम मीडिया में कि संजय सिंह ने ये कहा कि हमारी जो लोकसभा चुनाव था उसमें इंडिया गठबंधन थी, लेकिन हम लोकसभा से चुनाव खत्म हो चुका है, तब हम इंडिया गठबंधन में नहीं है। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि पूरे बिहार में जो है कि केजरीवाल अपना जो एमएलए के लिए है वो मतलब उतारेगी। तो क्या लगता है, कुछ इसको कैसे देखते हैं आप? सर केजरीवाल के ऊपर अभी ईडी सीबीआई की इंक्वायरी बैठी हुई है। केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने फेंक दिया उखाड़ के। केजरीवाल अपना गिरबान बचाने के लिए मोदी के लिए काम कर रही है, क्योंकि केजरीवाल की वजह से हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हारी, केजरीवाल की वजह से गुजरात में कांग्रेस ने चुनाव हारे। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रही है। इसीलिए बीजेपी ने उनको एक अल्टीमेट दिया है कि तुम बिहार में जाके पूरी चुनाव लड़ो, मुझे अगर फ़ायदा होगा, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। अब जेल का डर से तो बड़े बड़े कहते हैं साधु भी पिघल जाए। तो भाई केजरीवाल जो है ना बिहार में बीजेपी की बी टीम बन के काम करेगी और जनता केजरीवाल को समझ चुकी है। जो दिल्ली की जनता ने उसको सड़कों पर बिठाया, उसने जब उसको पटक दिया तो बिहार क्या है, बिहार में कर क्या सकता है? ना बिहार के लोगों को जानता है, ना बिहार के डीएनए को जानता है। हम बिहारी हैं, हमारे बाप दादा बिहार के डीएनए को हम जानते हैं। बिहार के लोग सिंपैथी इमोशनल तो हो सकते हैं मगर ठग नहीं सकते। वो ठगने वाले ठगेरू है केजरीवाल, और बीजेपी के बी टीम बन के काम करे। बिहार की जनता इस बार कुछ नहीं करने वाली। पिछले बार भी बिहार में केजरीवाल ने पूरी सीटों पे उतारा था, आपको याद दिला दूँ, क्या उखाड़ा केजरीवाल। अब इस बार पूरे हिंदुस्तान से ख़त्म होने वाली है। पंजाब हारेगी, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान से ख़त्म होगी। केजरीवाल जेल जाएगा, उसके भ्रष्टाचारी नेता जेल जाएंगे।